अर्बन फ्लडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सिलेबस जनरल स्टडीज 3, जिसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट दिखता है। साथ साथ में जनरल स्टडीज 1, जिसमें आपको इंडियन सोसाइटी के सब पार्ट में अगर देखें तो अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज नाम का एक सब टॉपिक दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द अर्बन फ्लडिंग इज इन न्यूज बिकॉज गुरुग्राम में जो है 600 बारिश होने के बाद हमें देखने मिलता है कि वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग हो रहा है। नाउ लेट्स इवेल्युएट दिस अर्बन फ्लडिंग क्या है, ये है क्या, यूपीएससी सेंट्रिक, हम लोग इसको कैसे अप्रोच करें। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले विथ आवर माइंड मैप्स। लेट्स स्टार्ट। अर्बन फ्लडिंग को कुछ इस डायमेंशंस में हम कवर करेंगे। कौन से डायमेंशंस हैं, तो आपके सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशंस के साथ शुरुआत करते हैं। फिर केस स्टडी जो भी रिसेंटली गुड़गांव में हुआ है, फ्लडिंग का जो इशू हुआ है वो। फिर बहुत सारे हम देखेंगे कॉजेज क्या होते हैं अर्बन फ्लडिंग के। फिर चैलेंजेस कौन से होते हैं अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के, और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या है, कैसे अर्बन फ्लड को रोका जा सकता है। फिर वे फॉरवर्ड देखेंगे, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चल रही है उसके रिगार्डिंग। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये अर्बन फ्लडिंग के रिगार्डिंग है। अगर आपने पूरा माइंड मैप पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको अर्बन फ्लडिंग के रिगार्डिंग एक भी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है आपके नोटबुक में। आपका सिर्फ एक वीडियो में काम बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन क्या है, तो भाई सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए किसी भी अर्बन फ्लड की। तो जब वर्ड यूज हो रहा है अर्बन, मतलब ये कहाँ पे आएगा, आपका सिटी और अर्बन एरिया में इनडेट होगा, मतलब ये सिटी और अर्बन एरिया से रिलेटेड। फिर ड्रेनेज सिस्टम की इनएबिलिटी कहाँ पे, जब भी अर्बन एरियाज में ड्रेनेज सिस्टम की इनएबिलिटी होती है वहां पे हम क्या देखने मिलता है, अर्बन फ्लडिंग। ये रूरल फ्लडिंग से कैसे अलग है, वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम रूरल फ्लडिंग, गांव की जो फ्लडिंग होती है उससे कैसे अलग है। तो सबसे पहले जो आपका रीजन निकल कर आता है वो ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे मोर डेवलप्ड लैंड्स कैसी हैं, डेवलप्ड है। फ्लड जो होता है गांव के मुकाबले ये देखा जाता है कि 1.8 से लेके 8 गुना तक ज्यादा जो है यहाँ पे अर्बन एरिया में देखने मिलता है। साथ साथ में जो फ्लड का वॉल्यूम होता है वो जो है गांव के मुकाबले यहाँ पे शहरों में वो 6 गुना ज्यादा देखने मिलता है। दैट्स वाई ये रूरल फ्लडिंग से क्या है, पूरा अलग है। स्टार्ट करते हैं दूसरी बात से, जो है केस स्टडीज। जो भी गुड़गांव में फ्लडिंग आया है वो क्या कह रहा है। तो गुड़गांव की जो फ्लडिंग है वो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ पे आना, जो स्पेसिफिकली फ्लड कहाँ पे आ रही है गुड़गांव में, क्यों इतना न्यूज में आखिरकार आ रहा है। तो गुड़गांव अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा क्या है, डेवलप्ड टाउन है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 1962 में देखने मिला था कि गुड़गांव जो है, जो स्पेसिफिकली दिल्ली मास्टर प्लान के अंडर इसको डेवलप किया गया था। फिर रिसेंटली हमने ये एहसास किया कि 1980s के समय समय मारुति सुजुकी ने जो है मानेसर में गुड़गांव में एक स्पेसिफिक क्या किया, मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा प्लांट डाला। तो इससे और भी ये न्यूज में आया। साथ साथ में जो है अगर आप देखें तो बहुत सारे जो स्पेसिफिक गुड़गांव में आप अगर बात करें तो वहाँ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने मिली है। और साथ साथ में यहाँ पे कोई नो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस नहीं है, ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेस नहीं है। और ये एक लो रेनफॉल एरिया है। फिर भी यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है आपको, फ्लड लाइक वनरेबिलिटी देखने मिल रही है। वनरेबिलिटी क्या होती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा खतरे से नजदीक हो। ठीक है, अब ये वनरेबिलिटी बताओ गुड़गांव को कैसे हो सकती है डिस्पाइट लो रेनफॉल। अगर ज्यादा रेनफॉल होता तो ये ज्यादा वनरेबल सिटी होता, बट स्टिल यहाँ पे क्या है आपको देखने मिल रहा है वनरेबिलिटी। तो क्या कारण है, सबसे पहले कि भाई यहाँ पे तो 2 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। तो मतलब वो 20 लाख लोग हैं तो इनडायरेक्टली उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो वनरेबिलिटी के अंडर आ जाएंगे। थर्ड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। फिर 600 ही बारिश होती है। फिर कोची की अगर बात करें तो 3000 बारिश होती है वहाँ पे। तो भी जो है वहाँ पे कोची में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा रेनफॉल होने के बावजूद वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना आप गुरुग्राम में इस बार न्यूज़ में आ गया है, सिर्फ 600 रेनफॉल होने के कारण। आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर देखें गुरुग्राम का, तो दिल्ली मास्टर प्लान 1962 जो बनाया गया था उसके अंदर ये मॉडेस्ट ग्रोथ हमें देने वाला शहर था। यहाँ पे कोई भी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस नहीं थे। मारुति की फैक्ट्री 1980s में लगी मानेसर में। इंडस्ट्रियल हब का यहाँ पे इमरजेंस हुआ 1990s में। जब लिबरलाइजेशन हुआ तो ये सिटी एक मिलेनियम सिटी बन के निकला। साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे हमें देखने मिले कि फेल्ड अर्बनाइजेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो शहरीकरण हुआ है उसके बहुत सारे मॉडल को जो है यहाँ पे फेल्ड
माना गया। दूसरा, की रीजंस क्या है फ्लडिंग के, यहाँ पे जो फ्लड आया है, तो सबसे पहला रीजन बोला जा रहा है कि आपने इसकी पूरी शहर की टोपोग्राफी को समझा ही नहीं, इग्नोर किया इस पूरी की पूरी टोपोग्राफी। कैसे? सबसे पहले देखते हैं कि आपने अरावली रिज जो है, आप अरावली माउंटेन्स जानते होंगे, जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से होके दिल्ली रिज तक जाती है, यानी दिल्ली तक जाती है। तो अरावली रिज जो है, हाई ग्राउंड जो एरिया है, वो एक टोपोग्राफी है कि वहां पे बारिश होती है तो नीचे की तरफ बारिश जाती। फिर नजफगढ़ झील जो है, जो लैंड स्लोप्स है नॉर्थ टू नजफगढ़ झील, वहां पे आप जो है स्लोपी एरिया में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है। फिर हिस्टोरिकली अगर देखें तो ईस्ट वेस्ट वाटर चैनल्स डिसअपियर्ड हो गए हैं। फिर मॉडर्न रोड्स जो है वो कैसे है, रन ऑफ के रिगार्डिंग नहीं है, काम ही नहीं करते। फिर पीस मील प्लानिंग कैसी है, देखते हैं वो क्या है। तो भाई यूनिक लैंड एक्विजिशन मॉडल इन्होंने अपनाया। जब ये स्पेसिफिकली आप अगर देखें गुरुग्राम जब सिटी बसाई गई तो कैसा था यूनिक मॉडल। तो सबसे पहले तो हरियाणा गवर्नमेंट लॉस 1970 से आया, प्राइवेट एक कंपनीज को जो है राइट दिया गया कि आप जो है कोई भी लैंड एक्वायर कर सकते हैं। हुडा क्रिएट किया गया 1977 में। और डीएलएफ एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रियल इस्टेट कंपनी है, उसने 52 विलेजेस को क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। साथ साथ में अगर देखें यहाँ पे, तो इरेगुलर प्लॉट्स यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे। रोड्स जो है ऐसी बनाई गई है जो कहीं नहीं जाती, बस ऐसे घूमती रखती दिखेंगी आपको। कोई कन्वेंशनल अर्बन प्लानिंग नहीं है। प्लग एंड प्ले अर्बन एक्सपांशन है, मतलब प्लग एंड प्ले मतलब जैसे आपने पैसे दिए, सीधा एंटर करो, आपको एवरीथिंग इज अवेलेबल, फर्नीचर वगैरह सब कुछ रेडी है। तो लोग यहाँ पे क्या है, सीधा इन्वेस्टमेंट करके आ जाते हैं, कुछ भी देखते नहीं। ठीक है। फिर कंक्रीट एवरीवेयर, हर जगह आपको इस शहर में क्या दिखेगा, कंक्रीट मिलेगा। पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती थी, मस्टर्ड राई की खेती होती थी, जो कि अब हाईवेज और हाई राइज बिल्डिंग्स ने रिप्लेस कर दी है। 60 नेचुरल कैनल्स जो थे, अब आज कितने बचे हैं, सिर्फ 4 बचे। आपका यहाँ पे इम्पेरियस सरफेस हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे आप पानी डालोगे तो पानी जमीन नहीं सोख रही है। रोबस्ट ड्रेनेज सिस्टम पूरी की पूरी तरह फेल्ड है। कंक्रीट ड्रेन्स जो है वर्स एंड कंडीशन है, मतलब कंक्रीट कहीं कहीं टूटा हुआ है, कहीं कहीं बना ही नहीं है। ठीक है, आपका जो ड्रेन्स है सब बेकार हो गई है। इंडिया इंजीनियरिंग कोड्स लैक अर्थ रेफरेंसेस, ठीक है, एक वो भी, ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा देखते हैं कॉमन सेंस सॉल्यूशन, ये क्या क्या चीजें हैं। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ सॉल्यूशंस की बात की गई है कि आप ग्रीन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ताकि आप रन ऑफ कैप्चर कर सके। एक्वायर्ड जितने भी है लेक्स वगैरह, उनको आप क्या कर सके, कर सके। लोकलाइज्ड अर्बन प्लानिंग को जो भी आप क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रेन्स आप बना सकते हैं। सॉफ्ट ड्रेन्स बनाने से क्या होगा, आप जो पेवमेंट एरिया है, पेवमेंट मतलब जहाँ पे स्पेसिफिकली जो रोड के बगल में जो एरिया सोचे हैं जहाँ पे आपको पानी जो इकट्ठा होता है उसको आप जमीन के अंदर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पर्कुलेशन आप अलाउ करेंगे तो रोड पे जो आजू बाजू इकट्ठा होता है पानी वो नीचे जमीन पे चला जाएगा। ठीक है। फ्रेंच ड्रेन्स, फ्रेंच में भी जो है स्पेसिफिकली अगर देखें तो एक फ्रेंच ड्रेन्स कॉन्सेप्ट है जिसमें आप क्या करते हैं, रोड के बगल में ग्रेवल्स बना देते हैं। ग्रेवल्स मतलब छोटे मोटे कह सकते हैं पत्थर के टुकड़े इकट्ठा कर देंगे और उसके नीचे पाइप होगा, तो पानी जो है उस पत्थर के टुकड़ों के आसपास रहेगा और नीचे पाइप में चला जाएगा। इसे फ्रेंच ड्रेन कहते हैं। फिर स्लोप रोड्स आप बना सकते हैं ड्रेनेज के लिए, रोड के बगल में जो है थोड़ा स्लोप डाल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, रोड से जो पानी है वो स्पेसिफिकली कहाँ जाएगा, ड्रेनेज की तरफ जाएगा। ठीक है। तो इससे लैंड सर्वे आपको एफिशिएंट करना पड़ेगा, इसके लिए स्वेल्स बनाने पड़ेंगे आपको। डिक्रीज सरफेस वाटर कलेक्शन, वाटर कलेक्शन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, सरफेस वाटर कलेक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है आपका स्पेसिफिकली गुड़गांव का केस स्टडी। नाउ अब बात करते हैं कि अर्बन फ्लडिंग के जो स्पेसिफिकली कॉजेस है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला कॉजेस जो निकल कर आता है वो आपका नेचुरल फैक्टर है, फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर में कौन से फैक्टर जो कि नेचर से संबंधित है, जो कि दो है। सबसे पहले आता है आपका मीटरोलॉजिकल फैक्टर। मीटरोलॉजिकल फैक्टर में आप देखेंगे तो मीटरोलॉजिकल फैक्टर में आपको दिखेगा एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट, यानी कि बहुत ज्यादा अगर बारिश दिखे, वो आपको कब देखने मिली थी, तो 2005 में जब मुंबई फ्लड आया था वो, और 2015 में जो चेन्नई फ्लड आया था वो, दो टाइम हमें ये देखने मिला है। स्टॉर्म सर्जिस यानी बहुत तेज तूफान आया हो और साथ में बारिश आया हो। रैपिड स्नो मेल्ट, बहुत ज्यादा अगर आपने देखा हो, बारिश तो ला ही रहा है लेकिन कहीं कहीं ऊंचाई एरिया में अगर आप जाएं तो बहुत ज्यादा बर्फ पिघलने से भी जो है आपको क्या देखने मिलता है, आपको स्पेसिफिकली ये अर्बन फ्लडिंग देखने मिलता है, जो कि 2023 में सिक्किम में देखने मिलता है।
क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट कौन से हैं? तो भाई क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट अगर देखें तो इंटेंसिफाइड मानसून पैटर्न, सदर्न एशिया में जहाँ पे इंडिया लाइक करता है वहाँ पे मानसून का जो पैटर्न है वो कैसा है, अनआइडेंटिफाइड है। मतलब आप उसको जो है कभी कह नहीं सकते कि हाँ इस बार अच्छे से बारिश होगी या फिर इस बार कम बारिश होगी। इस हिसाब से जो है स्पेसिफिकली ये काम करता है। आगे बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स में एक तो ये है कि सरफेस रन ऑफ अगर कभी आपका ज्यादा हो, इनफिल्ट्रेशन रेट्स, यानी कि आप सरफेस पे पानी ज्यादा दे रहा है और जमीन पानी कम सोख रही है, तो एक रीजन बनता है। ओवर बैंक फ्लो चैनल नेटवर्क्स, ये भी एक कारण बन सकता है। फिर यमुना रिवर का ओवरफ्लो, ये दिल्ली में जो है बहुत बड़ा कारण है अर्बन फ्लड का। फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर देखते हैं जिसमें इंसानों की वजह से भी कुछ गलतियां होती हैं। तो सबसे पहले तो आपका है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, कि भाई आप बिना प्लानिंग के अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। जैसे कि आपका बेंगलुरु में जो ड्रेन हुआ था, इंक्रोचमेंट हुआ है बहुत सारा ड्रेन्स का। ड्रेन्स चौक रहती है, गार्बेज उसमें फिल कर दिया जाता है। लेक एनक्रोचमेंट बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। इससे ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। एग्जाम्पल जैसे आउस्टेरी लेक है, चारकोप लेक है, पलोवरम मार्सलैंड है, ठीक। फिर अनप्लैन्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, बिना प्लानिंग के आपने क्या किया, डैम से पानी छोड़ दिया। इससे होता क्या है कि पब्लिक को रिस्पॉन्स करने का टाइम नहीं मिलता है। एग्जाम्पल में 2015 में चेन्नई फ्लड आया था और पुणे में जो फ्लड आया था, ये इसमें से एक कारण था। इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज, जैसे कि रिवर से सैंड क्वार्टजाइट माइनिंग बहुत होती है, सॉइल इरोजन हो गया, रिड्यूस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ये सब क्या करती हैं इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज से आपको देखने मिलेगा। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। स्ट्रॉन्ग वाटर का जो फ्लो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि कावेरी रिवर डिप्लीशन बहुत ज्यादा रिसेंट एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं आगे कि कौन से चैलेंजेस हैं अर्बन फ्लड मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन देख लो भाई। संवैधानिक तौर पे अगर देखा जाए तो वाटर जो है स्टेट का हिस्सा है, तो सेंट्रल इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी इसमें जो है छेड़छाड़ नहीं कर पाती। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम्स जो है सिटीज की अथॉरिटी में आते हैं और पॉलिसी का इसमें बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब पानी जो है राज्य के अंदर है और जो नाली नदियाँ नाली कैनल्स वगैरह सब बनाने हैं वो सब म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है। तो मतलब बहुत ज्यादा डिवीजन है किसका, स्पेसिफिकली वाटर रिगार्डिंग चीजें हम देखें उसको मैनेजमेंट करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल चैलेंजेस अगर देखें तो सबसे ज्यादा तो आपको एजिंग और अंडर साइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब 50 साल 40 साल पुराने हैं, वो क्या है, बहुत पुराने हो चुके हैं। साथ साथ में अंडर साइज है, मतलब बनाए गए थे 10 लाख लोगों के लिए अब, लेकिन पब्लिक जो है 50 लाख हो गई है और उसको आप जो है अभी भी बड़ा नहीं कर रहे। फिर टिकेट्स को सेम चीज हैंडल, अभी करंट जितना रेनो हो रहा है, रेनो हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, सब हैंडल नहीं कर पाते। सोशल इकोनॉमिक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो लो इनकम कम्युनिटीज आप जो है फ्लड प्रोन एरिया में देखेंगे। जहाँ पे ज्यादा फ्लड आता है वहाँ पे मेजोरिटी देखा जाता है कि उस एरिया में लो इनकम कम्युनिटीज ज्यादा रहती हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनएडिक्वेट है। रिकवरी रिसोर्सेज कैसे हैं, बहुत ही कम है। रैपिड अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट क्या करता है वहाँ पे, तो सबसे ज्यादा तो वहाँ पे इम्परवियस सर्फेसिस बनाता है, मतलब जहाँ पे आप पानी रन ऑफ नहीं हो सकता, पानी जो है नीचे जमीन में जा नहीं सकता। नेचुरल ड्रेनेज को आप क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो भाई। लेक को क्या कर लेते हो, तालाबों को इंक्रोच कर लेते हो, तो इससे नेचुरल ड्रेनेज बनता ही नहीं। और स्टॉर्म वाटर का सिस्टम भी जो है आप ओवरवेल्म हो जाता है उससे, जो है स्पेसिफिकली आपके स्टॉर्म वाटर्स भी जो है फेल हो जाते हैं। वहाँ पे भी जो है आप देखेंगे कि वहाँ पे स्पेसिफिकली ड्रेनेज नहीं हो पाता। फिर लैक ऑफ डेटा फॉर ड्रेनेज डिजाइन, आपके पास डेटा ही बहुत कम है जिससे आप ड्रेनेज को क्या कर सके, डिजाइन कर सके, पैटर्न डिजाइन कर सके, उसको स्पेसिफिकली हम लोग क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो इसके लिए जो है स्पेसिफिकली आईएमडी को थोड़ा काम करना चाहिए, ठीक है। फिर मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आप याद रखिए, कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है एनडीएमए को याद रखो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी गाइडलाइंस को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो गाइडलाइंस दी गई है ऑलरेडी, गाइडेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, इसकी जितनी भी गाइडलाइंस है अर्बन फ्लड के उसको आपको याद रखना है। फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन बनाने चाहिए, सेंट्रल वाटर कमीशन नेटवर्क को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। डेली फ्लड बुलेटिन हर एक शहर को देना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें तो कौन सी टेक्नोलॉजी आप ला सकते हैं, तो भाई आई फ्लोस मुंबई का एक बेस्ट एग्जांपल इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग के लिए। फिर सी फ्लोस चेन्नई के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप ले सकते हैं कोस्टल फ्लड वार्निंग के लिए। 39 डॉपलर वेदर रेडार्स हमने बनाए गए अंडर द मिशन मौसम स्कीम।
सॉरी मिशन मौसम, ठीक है। फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम्स आप रन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज 2020 में लॉन्च किया था। 1.42 करोड़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया और हार्नेस 185 बीसीएम वाटर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वाटर बॉडी डेवलपमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो आपका अमृत सरोवर मिशन चल रहा है। 75 वाटर बॉडीज पर डिस्ट्रिक्ट बनाने का हमने क्या किया है, सोचा है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स की अगर हम बात करें तो क्या इसमें आएगा, अमृत 2.0 स्कीम इसमें आप डाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हार्वेस्टिंग सिस्टम आप इसमें डाल सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग ड्रेनेज सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वे फॉरवर्ड, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी है। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो सिंगापुर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर देयर एबीसी प्रोग्राम। वो कोई भी सिटी डेवलप करते हैं तो एक्टिव ब्यूटीफुल क्लीन वाटर सिस्टम प्रोग्राम के साथ ही क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, ग्रीन। पब्लिक स्पेसिस को भी क्या रखना है, ग्रीन रखना है। सस्टेनेबल प्राइवेट डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर फ्लड रेजिलेंट और कम्युनिटी स्पेसिस होनी चाहिए। फिर वियना चलते हैं तो वियना में न्यू डेनोबे सिस्टम है, जहाँ पे आप 21 किलोमीटर की फ्लड रिलीफ कैनल देखते हैं, जो 1969 में बनाई थी। ये मेन डेनोबे से एकदम पैरेलल चलती है। इनएक्टिव रहती है कब, नॉर्मल कंडीशन में, जब बारिश नहीं होती, और जब बारिश होती है, फ्लड लाइक सिचुएशन होती है, तो एक्टिवेट कर दिया जाता है। और ये एक्सिस वाटर को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, सॉरी एब्जॉर्ब कर लेती है। चाइना का स्पन सिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है, जिसमें आप ये अर्बन डिजाइन अप्रोच पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशंस है। यहाँ पे आप देखेंगे जो सरफेसिस वहाँ पे बनाए जाते हैं परमिएबल होते हैं, मतलब वाटर को जो है वो खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फिर वेटलैंड्स जितने भी हैं सबको रिस्टोर किया गया है। वाटर चैनल्स को वहाँ डेवलप किया गया है। अर्थ की जो नेचुरल एब्जॉर्बेशन की जो पावर है उसको क्या किया है, चाइना में मिमिक किया है, यानी कि सेम कॉपी किया है। डेनमार्क की ग्रीन क्लाइमेट स्क्रीन को अगर देखें तो एक क्लाइमेट स्क्रीन बनाई गई है, जिसमें रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पूरा दिखाया जाता है। नेचुरल प्रोसेसेस दिखाए जाते हैं, कन्वर्ट कैसे किया जाए वाटर को। वाटर थ्रू बिलो पैनल्स, मिनरल वूल, डायरेक्ट एक्सेस टू प्लांटर्स, ग्रीन एरिया, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड। और भी बहुत सारे आप पॉसिबल वेज हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कंटोर मैप्स बना सकते हैं। कंटोर फार्मिंग इज वेरी कॉमन इन द हिली एरियाज, तो आप कंटोर मैप्स बना सकते हैं। फिर ऑगमेंटेशन किया जा सकता है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का। फिर क्रॉस ड्रेनेज वर्क आप कर सकते हैं, यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक छोटा सा ड्रेनेज, उसके बगल में आप क्रॉस ड्रेनेज बड़ा कोई काम कर सकते हैं। फिर पंपिंग कैपेसिटी को भी क्या कर सकते हैं, आप ऑगमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप अपने नोट्स में इंक्लूड करें फॉर योर अर्बन फ्लडिंग, तो इट इज मोर देन इनफ फॉर योर दिस टॉपिक, ठीक है। और रिसेंट का इसमें न्यूज भी आपका कवर होता है गुरुग्राम का, ठीक है, जिसमें आपने जो है मॉडरेट रेनफॉल, जिसकी कारण से आप क्या देखने मिल रहा है, अर्बन फ्लडिंग देखने मिल रही है गुरुग्राम में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस ऑन अर्बन फ्लडिंग थ्रू माइंड मैप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम फिर से किसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम लोग जो है माइंड मैप में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।